हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक अपनी चर्चा को पूरा कर चुके थे और इस क्लास में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरकार के या राज्य के 3 अंग होते हैं। सरकार का सबसे पहला अंग होता है लेजिस्लेचर, जिसे हम कहते हैं विधायिका, और लेजिस्लेचर या विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। उसके बाद सरकार का दूसरा अंग होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। तो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का क्या कार्य होता है? कानून को लागू करवाना। उसके बाद फ्रेंड्स, सरकार का तीसरा अंग होता है जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का क्या कार्य होता है कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, देश में न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। इस बात का ध्यान रखना कि यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देना। ओके, तो न्यायपालिका का क्या कार्य है? न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। अब फ्रेंड्स, यदि हम भारत में संघ सरकार की बात करें तो संघ सरकार के लिए विधायिका या लेजिस्लेचर कौन है? तो संघ सरकार के लिए विधायिका या लेजिस्लेचर है संसद। ओके, और यदि हम न्यायपालिका या जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका कौन है? यदि हम संघ सरकार की बात करें तो संघ सरकार की एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ सरकार की कार्यपालिका कौन है? सो फ्रेंड्स, संघ सरकार की एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्री परिषद। तो संघ सरकार की कार्यपालिका कौन होती है? मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्री परिषद। अब फ्रेंड्स, यदि हम सरकार के संगठन यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यदि हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका स्वतंत्र होती है यानी कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होती है। ओके, सो जो न्यायपालिका है यानी कि जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है यानी कि स्वतंत्र होती है। सो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होने से क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होने से मतलब है कि जुडिशरी के कार्य में ना ही तो विधायिका हस्तक्षेप कर सकती है ना ही कार्यपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों की ही हस्तक्षेप से स्वतंत्र होती है। उसके कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो हम यहां पर न्यायपालिका को अलग कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, यदि हम विधायिका और कार्यपालिका की बात करें यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर यदि हम भारत की बात कर रहे हैं तो कार्यपालिका जो है यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का एक हिस्सा होती है, कार्यपालिका जो है वो विधायिका का एक हिस्सा होती है। ओके, तो यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में विधायिका कौन है? संसद, और कार्यपालिका कौन है? मंत्री परिषद। तो हम ये कह सकते हैं कि मंत्री परिषद जो है, ये जो मंत्री परिषद है वो संसद का हिस्सा होती है, वो संसद का पार्ट होती है। ओके, सो भारत में जो मंत्री परिषद है वो संसद का एक हिस्सा होती है। अब इस बात को आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ब्लैक रेक्टेंगल में मैंने भारत का या भारत सरकार का एक चित्र बनाया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस ब्लू सर्कल को, यदि आप इस सबसे पहले पिंक सर्कल को देखें, सबसे पहले आप इस गुलाबी सर्कल को देखें तो ये जो गुलाबी सर्कल है या पिंक सर्कल है ये भारत की न्यायपालिका है। न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी है। ओके, तो यदि हम संघ सरकार के स्तर पर बात करेंगे तो ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो न्यायपालिका है यानी कि जो जुडिशरी है वो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होती है एवं अलग होती है। ओके, तो इस बात का ये मतलब है कि न्यायपालिका का कोई भी सदस्य, ओके, यहाँ पे जो पिंक कलर में स्टार्स दिख रहे हैं ये न्यायपालिका के सदस्य हैं यानी कि ये जजेस हैं। तो न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका से अलग है। इस बात का अर्थ यह है कि न्यायपालिका का कोई भी सदस्य ना ही तो कार्यपालिका का सदस्य होगा और ना ही विधायिका का सदस्य होगा। बिल्कुल उसी प्रकार
विधायिका का कोई भी सदस्य न्यायपालिका का सदस्य नहीं बन सकता और कार्यपालिका का कोई भी सदस्य न्यायपालिका का सदस्य नहीं बन सकता। यानी कि जो लोग न्यायपालिका के सदस्य हैं, ना ही तो वो विधायिका के सदस्य होंगे और ना ही वो कार्यपालिका के सदस्य होंगे। तो ये बात हुई न्यायपालिका की। आइए अब हम विधायिका और कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया में विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर कौन है, तो इंडिया में विधायिका है संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो ये जो आपको ब्लू सर्कल दिख रहा है बड़ा वाला, इस ब्लू सर्कल में मैंने रिप्रेजेंट किया है देश की पार्लियामेंट को, यानी कि देश की संसद को। ये जो बड़ा वाला ब्लू सर्कल है, ये कौन है? ये देश की संसद है यानी कि पार्लियामेंट है। और जो ये आपको ब्लू स्टार्स दिख रहे हैं, ये ब्लू स्टार्स कौन है? ये सभी लोग संसद के सदस्य हैं, यानी कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर ये लोग सांसद हैं। तो ये जितने भी ब्लू स्टार हैं, ये सभी कौन है? ये संसद के सदस्य हैं, यानी कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर सांसद हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो ऑरेंज कलर में मैंने स्टार्स बनाए हैं, ये भी हैं तो ब्लू सर्कल के ही अंदर। ओके, भले ही मैंने इनको अलग से एक ऑरेंज सर्कल में रखा है, लेकिन पहले तो ये ब्लू सर्कल के अंदर में है। तो पहले ब्लू सर्कल के अंदर है और उसके बाद ये ऑरेंज सर्कल के अंदर है। यानी कि पहला सर्कल कौन सा है इनका? ब्लू सर्कल। और दूसरा सर्कल कौन सा है इनका? ऑरेंज सर्कल। तो ये जो ऑरेंज कलर के स्टार्स हैं, यानी कि ये जो नारंगी रंग के स्टार मैंने बनाए हुए हैं, ये भी हैं तो इस ब्लू सर्कल के ही अंदर, वो भी इस नीले सर्कल के अंदर है। यानी कि जो ऑरेंज रंग के स्टार्स हैं, नारंगी रंग के स्टार्स हैं, ये भी क्या हैं? ये स्टार्स भी, ये जो ऑरेंज रंग के स्टार्स हैं, ओके, ये जो स्टार्स हैं, ये भी क्या हैं? ये भी वास्तव में ये सभी संसद के सदस्य हैं, यानी कि ये लोग भी सांसद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे ब्लू स्टार्स हैं और जितने भी ऑरेंज स्टार्स हैं, चूंकि ये सभी ब्लू सर्कल के अंदर हैं, ओके, तो भले ही ये ऑरेंज स्टार्स ऑरेंज सर्कल के अंदर भी है, लेकिन ये सबसे पहले ब्लू सर्कल के अंदर है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑरेंज सर्कल ही ब्लू सर्कल के अंदर है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ब्लू स्टार्स हैं वो सभी विधायिका के यानी कि संसद के सदस्य हैं, या फिर हम ये बोलेंगे जितने भी ब्लू स्टार्स हैं वो सब सांसद हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जितने भी ऑरेंज स्टार्स हैं वो भी क्या हैं? वो भी विधायिका के यानी कि संसद के सदस्य हैं, यानी कि वो भी सांसद हैं। तो जितने भी ब्लू स्टार्स हैं वो भी सांसद हैं और जितने भी ऑरेंज स्टार्स हैं वो सब भी कौन है? वो सब भी सांसद हैं। अब फ्रेंड्स, ये मैंने जो ऑरेंज सर्कल बनाया है, ये ऑरेंज सर्कल रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूटिव को यानी कि कार्यपालिका को। तो यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के लिए कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कौन होता है? तो भारत के लिए कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्रिपरिषद। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारत में कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कौन होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्रिपरिषद। सो फ्रेंड्स, ये जो ऑरेंज स्टार है ये कौन है? ये मंत्रिपरिषद हैं, यानी कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। और जितने भी स्टार्स, यानी कि जितने भी मैंने ऑरेंज स्टार्स बनाए हुए हैं, चूंकि ये ऑरेंज सर्कल के अंदर हैं, और ऑरेंज सर्कल क्या है? ऑरेंज सर्कल मंत्रिपरिषद को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जितने भी ऑरेंज स्टार्स हैं वो सब कौन है? वो सब मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, वो सब मंत्रिपरिषद के मेंबर हैं, वो सब मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। और हम मंत्रिपरिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं? हम मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कहते हैं मंत्री या फिर मिनिस्टर्स। ओके, सो जितने भी मैंने ऑरेंज स्टार्स बनाए हुए हैं ये सभी क्या है? ये सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, यानी कि ये सभी मंत्री हैं। अब फ्रेंड्स, यहां पर मंत्री परिषद के सदस्यों के बारे में खास बात यह है कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो मंत्री परिषद के सदस्य तो हैं ही, परंतु वे साथ साथ संसद के सदस्य भी हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होते हुए पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं। यानी कि इनके पास दो रोल्स हैं, एक तो ये मंत्री परिषद के सदस्य हैं यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य हैं, और दूसरा ये क्या है? दूसरा ये संसद के सदस्य हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज सर्कल है जो कि मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे मैंने ब्लू सर्कल के अंदर बनाया हुआ है।
तो इस बात का मतलब यह है कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं, उन्हें संसद के सदस्यों में से ही चुना जाता है, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही चुना जाता है। ओके, तो जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य होंगे, उन्हें कहां से चुना जाएगा? जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, उन्हें कहां से चुना जाएगा? उन्हें संसद के सदस्यों में से यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से चुना जाएगा। ओके, तो इस बात से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो मंत्री परिषद है यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो संसद का यानी कि विधायिका का एक हिस्सा है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते होंगे कि यहां पर जो मंत्री परिषद है, जो कि मैंने ऑरेंज कलर में बनाया हुआ है, वो ब्लू सर्कल के यानी कि संसद के अंदर है। यानी कि मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संसद का एक हिस्सा है। यानी कि मंत्री परिषद के सदस्यों का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स का जो चुनाव है वो संसद के सदस्यों में से ही किया जाता है। ओके, सो जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं उन्हें कहां से चुना जाता है? उन्हें संसद के सदस्यों में से ही चुना जाता है। यानी कि मंत्री परिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, वो संसद का एक हिस्सा है, वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। यानी कि मंत्री परिषद या कार्यपालिका विधायिका या संसद का एक हिस्सा होता है। ओके, तो यदि हम भारत की बात करें तो मंत्री परिषद संसद का एक हिस्सा होता है, यानी कि कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा होता है। अब फ्रेंड्स, इस बात का यह मतलब है कि जो भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, जो भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, वो मंत्री परिषद के सदस्य तो हैं ही, लेकिन उससे पहले वो संसद के सदस्य हैं। और यदि इस बात को हम दूसरी तरह से देखें तो इस बात का मतलब यह है कि जितने संसद के सदस्य हैं, केवल उनमें से ही मंत्री परिषद के सदस्यों को चुना जा सकता है। अब यहां पर जितने भी ब्लू स्टार्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हैं। लेकिन जितने भी ऑरेंज स्टार्स हैं, वो सबसे पहले तो संसद के सदस्य हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उसके बाद वो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, यानी कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। यानी कि इन लोगों के पास दो काम हैं। इनका पहला काम क्या है? इनका पहला काम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में काम करना, और दूसरा काम है यानी कि सांसद के रूप में कार्य करना, और दूसरा काम है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करना। अब फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सदस्य एक बार में एक ही काम करेगा, यानी कि जब वो मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में काम करेगा तो वो सांसद के रूप में काम नहीं करेगा, और जब वो सांसद के रूप में काम करेगा तो वो मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में काम नहीं करेगा। तो इस पूरी कहानी से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में जो कार्यपालिका है यानी कि मंत्री परिषद है, वो विधायिका का यानी कि संसद का एक हिस्सा होती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के यानी कि मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं, उन सबको विधायिका के सदस्यों में से यानी कि संसद के सदस्यों में से चुना जाता है। सो फ्रेंड्स, यदि हम इस पूरी कहानी का सार देखें तो इस कहानी का सार यह है कि एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ पार्ट ऑफ legislature. Okay, so executive that is council of ministers is a part of legislature. यानी कि कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा होती है। और कार्यपालिका कौन है? कार्यपालिका है मंत्री परिषद, और विधायिका कौन है? विधायिका है संसद। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मंत्री परिषद संसद का एक हिस्सा होता है। ओके, यानी कि मंत्री परिषद संसद का एक हिस्सा होता है, यानी कि मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं उन्हें संसद के सदस्यों में से चुना जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है, इस चीज ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये भारत को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो इसके बाद ये जो पिंक सर्कल है, ये पिंक सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? पिंक सर्कल न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है। ऑरेंज सर्कल एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लू सर्कल विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव कौन होती है? तो मैंने आपको सिखाया कि एग्जीक्यूटिव होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। ओके, और मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होती है? एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ गवर्नमेंट यानी कि कार्यपालिका। अब फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रपति है,
जो राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि वो भारत का मुखिया है। भारत का राष्ट्रपति पूरे भारत का मुखिया है। भारत का राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि भारत का राष्ट्रपति भारत का मुखिया है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय राज्य का मुखिया है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स सबसे पहले लेक्चर में कि पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इंडिया क्या है, इंडिया एक स्टेट है। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इंडिया क्या है, इंडिया एक स्टेट है, यानी कि भारत एक राज्य है। बिल्कुल उसी प्रकार अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब भी क्या है, ये सब भी स्टेट्स हैं, यानी कि राज्य हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ये सब क्या है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है? ये सब प्रांत हैं। ये सब भारत के प्रांत हैं, यानी कि ये इंडिया के प्रोविंसेस हैं। तो यदि हम राजनीति विज्ञान की भाषा में बात करें तो भारत क्या है, एक स्टेट है, यानी कि राज्य है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या हैं? ये सब भारत के प्रांत हैं, यानी कि प्रोविंसेस हैं। तो जैसे कि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में प्रांत होते हैं तो उन्हें स्टेट नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, यानी कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत। ओके, सो जो एमपी, यूपी है, ये सब क्या है? ये सब प्रांत हैं, यानी कि प्रोविंसेस हैं। और इंडिया क्या है? इंडिया एक स्टेट है, यानी कि राज्य है। तो यदि हम राजनीति विज्ञान की भाषा में बात करें तो भारत का राष्ट्रपति भारतीय राज्य का, यानी कि इंडियन स्टेट का मुखिया है। वो इंडियन स्टेट का हेड है, वो भारतीय राज्य का मुखिया है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आम बोलचाल की भाषा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद को गवर्नमेंट कहा जाता है, यानी कि सरकार कहा जाता है। तो आम बोलचाल की भाषा में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट कहा जाता है, यानी कि सरकार कहा जाता है। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? सो मंत्री परिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, उसका हेड कौन होता है, उसका बॉस कौन होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्री परिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ओके, और चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही गवर्नमेंट कहा जाता है, सरकार कहा जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ओके, प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री सरकार का बॉस होता है। तो अब इस कहानी से हम क्या निष्कर्ष निकालें? तो इस कहानी से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो क्या है? वो इंडियन स्टेट का, यानी कि वो पूरे भारत का मुखिया है, वो इंडियन स्टेट का हेड है। ओके, लेकिन जो प्रधानमंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो किसका हेड है? वो सरकार का हेड है, यानी कि वो गवर्नमेंट का हेड है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ओके, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इस मंत्री परिषद की सलाह से कर सकता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वास्तव में किसकी सलाह से कर सकता है? मंत्री परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से कर सकता है। और जब तक मंत्री परिषद उसको सलाह नहीं देगा तब तक वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। और अब तो हम ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य होता है, यानी कि वास्तव में कार्यपालिका शक्तियां, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास हैं? तो वास्तव में कार्यपालिका शक्तियां, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं किसके पास में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद के पास में है। तो वास्तव में वास्तविक शक्ति किसके पास है? वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बॉस कौन है? इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बॉस है प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो इस बात से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र के लिए शक्तियां होती हैं। भले ही राष्ट्रपति भारत का, इंडिया का हेड है, भारत का मुखिया है, लेकिन तब भी राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र के लिए शक्तियां होती हैं। नाम मात्र के लिए मतलब केवल दिखावे के लिए। तो राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र के लिए शक्तियां होती हैं, केवल नॉमिनल पावर्स होती हैं दिखावे के लिए। और वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? सो फ्रेंड्स, वास्तविक शक्तियां होती हैं भारत के प्रधानमंत्री के पास, जो कि मंत्री परिषद का मुखिया है। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? रियल पावर्स किसके पास हैं? रियल पावर्स हैं भारत के प्रधानमंत्री के पास, यानी कि
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा वो मंत्रिपरिषद को करना पड़ेगा और मंत्रिपरिषद जो कहेगा वो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। तो वास्तविकता में सबका बॉस कौन हुआ? सबका बॉस हुआ प्रधानमंत्री। तो भले ही राष्ट्रपति भारत का मुखिया हो, लेकिन सरकार का मुखिया कौन है? भले ही भारत का मुखिया राष्ट्रपति है, लेकिन सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। और वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है, यानी कि नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं डीजी और हेड ऑफ इंडिया। ओके, तो राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? नाम मात्र का प्रधान। नाम मात्र का प्रधान यानी कि डीजी और हेड ऑफ इंडिया, यानी कि जिसके पास केवल नाम के लिए, दिखावे के लिए शक्तियां हों। ओके, तो राष्ट्रपति केवल नॉमिनल हेड या नाम मात्र का प्रधान है, यानी कि उसके पास डीजी और हेड है, यानी कि उसके पास केवल दिखावे के लिए शक्तियां हैं। लेकिन यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री इंडिया का रियल हेड, यानी कि वास्तविक प्रधान है। इसे कहते हैं हम डी फैक्टो हेड। तो डी फैक्टो हेड का मतलब होता है जिसके पास वास्तव में शक्तियां हों, जिसके पास रियल में पावर्स हों। ओके, तो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति डीजी और हेड है और प्रधानमंत्री डी फैक्टो हेड है। डीजी और हेड का मतलब होता है जिसके पास नाम मात्र की शक्तियां हो, वास्तविकता में शक्तियां नहीं हो। और डी फैक्टो हेड का मतलब होता है जिसके पास रियलिटी में पावर्स हो, यानी कि वास्तव में शक्तियां हों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में जो मंत्रिपरिषद है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसे किससे लिया जाता है? उसे पार्लियामेंट से लिया जाता है, यानी कि संसद से लिया जाता है। यानी कि भारत में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि मंत्रिपरिषद है, वो संसद का, यानी कि पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। ओके, तो भारत में जो मंत्रिपरिषद है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो क्या है? पार्लियामेंट का, यानी कि संसद का एक हिस्सा है। यानी कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद के सदस्यों में से चुना जाता है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में समझाया था कि संसद के 2 सदन होते हैं। संसद का जो ऊपरी सदन होता है उसे हम कहते हैं राज्यसभा। ओके, तो भारत की संसद का जो ऊपरी सदन होता है, यानी कि अपर हाउस है, उसे हम कहते हैं राज्यसभा। और भारत की संसद का जो निचला सदन होता है, यानी कि लोअर हाउस होता है, उसे हम कहते हैं लोकसभा। ओके, तो भारत की संसद का जो ऊपरी सदन है उसे कहते हैं राज्यसभा, और जो नीचा सदन है उसे हम क्या कहते हैं? लोकसभा। अब फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मंत्रिपरिषद है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो संसद के निचले सदन, यानी कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल होती है। तो जो मंत्रिपरिषद है वो संसद के निचले सदन, यानी कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होती है। अब लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होने या रिस्पॉन्सिबल होने का क्या मतलब है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, वो मंत्रिपरिषद से और मंत्रिपरिषद के सदस्यों से, वो मंत्रिपरिषद से सवाल पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, यानी कि मंत्रिपरिषद को, लोकसभा को उनके सवालों का जवाब देना होगा। ओके, और फ्रेंड्स, यदि मंत्रिपरिषद कुछ गलत करती है, यदि मंत्रिपरिषद कोई गलत काम करती है, तो लोकसभा को मंत्रिपरिषद को दंड देने की, यानी कि पनिशमेंट देने की शक्ति भी प्राप्त है। और लोकसभा मंत्रिपरिषद को किस प्रकार से पनिश कर सकती है? लोकसभा मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटा भी सकती है, यानी कि रिमूव भी कर सकती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटा भी सकती है। ओके, तो यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो संसद के निचले सदन, यानी कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। और जिम्मेदार होने से मतलब है कि लोकसभा उससे प्रश्न पूछेगी और मंत्रिपरिषद को जवाब देना होगा। और यदि मंत्रिपरिषद कुछ गलत करता है तो लोकसभा मंत्रिपरिषद को दंड दे सकती है और यहां तक कि उसको हटा भी सकती है। अब फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्रिपरिषद जो है वो कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, तो जो मंत्रिपरिषद है वो कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का क्या मतलब है? मान के चलिए कि ये है मंत्रिपरिषद, ओके, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये सभी जो मैं डॉट्स बना रहा हूं ये सभी हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य। ओके, अब फ्रेंड्स, मान के चलिए ये जो मैंने ग्रीन कलर में डॉट बनाया, ओके, ये एक मंत्री है और इस मंत्री ने क्या किया? इस मंत्री ने कोई स्कैम कर दिया।
इस मंत्री ने कोई घोटाला कर दिया। तो यदि इस मंत्री ने घोटाला किया तो ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, भले ही इस अकेले मंत्री ने कोई स्कैम किया, भले ही इस अकेले मंत्री की गलती थी, लेकिन एक गलती पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद की मानी जाएगी। तो लोकसभा जब दंड देगी तो लोकसभा अकेले इस मंत्री को दंड नहीं देगी, लोकसभा पूरे के पूरे मंत्री परिषद को दंड देगी और पूरे मंत्री परिषद को उसके पद से हटा देगी और हम कहेंगे कि सरकार गिर गई। ओके, तो सरकार गिरने का मतलब होता है जब लोकसभा मंत्री परिषद को हटा देती है। तो यह मतलब है कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सो आइए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स आइए अब हम टाइप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रियों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स बेसिकली 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री, और उसके बाद आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स यानी कि उप मंत्री। तो आइए इन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मंत्री होते हैं वो रैंक 1 मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मंत्री होते हैं वो रैंक 1 मिनिस्टर्स होते हैं। अब रैंक 1 मिनिस्टर होने से क्या मतलब है? रैंक 1 मिनिस्टर होने से मतलब है कि कैबिनेट मंत्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके, कैबिनेट मंत्री जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होते हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं, इसलिए उन्हें रैंक 1 मंत्री यानी कि पहले दर्जे का मंत्री कहा जाता है। तो जो कैबिनेट मंत्री हैं वो रैंक 1 मिनिस्टर यानी कि पहले दर्जे के मंत्री होते हैं। अब फ्रेंड्स किसी भी कैबिनेट मंत्री को जब कोई मंत्रालय दिया जाता है, मंत्रालय यानी कि कोई भी मिनिस्ट्री दी जाती है, तो जब भी किसी कैबिनेट मंत्री को कोई मंत्रालय या मिनिस्ट्री दी जाती है तो उसे उस मिनिस्ट्री का पूरा प्रभार दिया जाता है, यानी कि उस मंत्री को उस मिनिस्ट्री का हेड यानी कि उस मिनिस्ट्री का बॉस यानी कि उस मिनिस्ट्री का मुखिया बनाया जाता है। ओके, तो जब भी किसी कैबिनेट मंत्री को किसी मंत्रालय का प्रभार दिया जाता है, किसी मिनिस्ट्री का चार्ज दिया जाता है, तो उसे उस मंत्रालय का हेड यानी कि उस मंत्रालय का मुखिया बना दिया जाता है। ओके, यानी कि उसे उस पूरी मंत्रालय का प्रभार दिया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स यदि हम बात करें तो श्री राजनाथ सिंह जो हैं वो भारत में एक कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय का पूरा प्रभार है। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के मुखिया हैं। यदि हम श्री अमित शाह जी की बात करें तो वो भी एक कैबिनेट मंत्री हैं। ओके, और चूंकि वो एक कैबिनेट मंत्री हैं इसलिए उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय का मुखिया बनाया गया है, तो उनके पास गृह मंत्रालय का पूरा प्रभार है। अब फ्रेंड्स जो कैबिनेट मंत्री हैं यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके पास कैबिनेट मीटिंग, ओके, उनके पास कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करने का अधिकार होता है, उनके पास कैबिनेट मीटिंग में उपस्थित होने का अधिकार होता है, यानी कि कोई भी उनको कैबिनेट मीटिंग में उपस्थित होने से नहीं रोक सकता। अब कैबिनेट मीटिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। सो अब आइए अब हम चर्चा करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के बारे में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्य मंत्री। सो फ्रेंड्स जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं यानी कि राज्य मंत्री हैं वो रैंक 2 मिनिस्टर्स होते हैं। रैंक 2 मिनिस्टर्स यानी कि वो दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, यानी कि जो राज्य मंत्री या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इनका पद कैबिनेट मंत्री की तुलना में कम महत्वपूर्ण होता है, कम शक्तिशाली होता है और इनसे छोटा होता है। ओके, तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं या राज्य मंत्री हैं वो दूसरे दर्जे के या रैंक 2 मिनिस्टर होते हैं। अब फ्रेंड्स चूंकि ये रैंक 2 मिनिस्टर हैं इसलिए जब भी इन्हें तो फ्रेंड्स चूंकि ये रैंक 2 मिनिस्टर्स हैं इसलिए इन्हें किसी भी मंत्रालय का पूरा प्रभार नहीं दिया जाता। ओके, तो चूंकि ये रैंक 2 मिनिस्टर्स हैं इसलिए इन्हें किसी भी बड़े मंत्रालय का पूरा प्रभार नहीं दिया जाता। तो इनका काम क्या है? इनका मेन काम है कि ये कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करें, यानी कि कैबिनेट मंत्री की मदद करें, एक कैबिनेट मंत्री की हेल्प करें। ओके, तो इनका मेन काम क्या होता है कि ये कैबिनेट मंत्री की उसको मंत्रालय संभालने में मदद करें, एक कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करें, कैबिनेट मंत्री की हेल्प करें। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि प्रधानमंत्री यदि चाहे, ओके, यदि प्रधानमंत्री चाहे यानी कि प्राइम मिनिस्टर यदि चाहे तो वो किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि किसी राज्य मंत्री को किसी भी मंत्रालय का पूरा प्रभार दे सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री चाहे तो वो अपनी मर्जी से किसी राज्य मंत्री को किसी भी मंत्रालय का मुखिया यानी कि हेड बना सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी राज्य मंत्री को यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट को किसी भी पूरे मंत्रालय का प्रभार दे सकता है यानी कि किसी भी मंत्रालय का मुखिया यानी कि हेड बना सकता है। और जब किसी भी राज्य मंत्री को किसी पूरे मंत्रालय का मुखिया बनाया जाता है यानी कि हेड बनाया जाता है, तब उसे कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ओके, तब उन्हें क्या कहा जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ओके, क्योंकि उनको एक पूरे मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा फिर? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब फ्रेंड्स, जैसे कि यदि हम बात करें तो जो श्री जी किशन रेड्डी हैं, जी किशन रेड्डी को रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में तैनात किया गया है। यानी कि उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि रक्षा मंत्रालय का पूरा प्रभार नहीं है, बल्कि वो श्री अमित शाह जी के अंडर में काम करते हैं। वो श्री अमित शाह जी की मदद करते हैं रक्षा मंत्रालय को चलाने में। ओके, तो रक्षा मंत्रालय के अंडर कुछ डिपार्टमेंट्स जो होंगे, उन डिपार्टमेंट्स का उनको हेड बनाया गया होगा। उनको पूरी की पूरी मिनिस्ट्री का यानी कि पूरी के पूरे मंत्रालय का हेड नहीं बनाया गया। उनका मेन काम क्या है कि वो रक्षा मंत्रालय को चलाने में अमित शाह जी की मदद करें। ओके, तो वो कौन है? वो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज की बात करें यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करें, तो हम श्री प्रहलाद सिंह पटेल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का स्वतंत्र प्रभार है यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज है। और चूंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हेड हैं, इसलिए उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाएगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स यानी कि उप मंत्री के बारे में। अब फ्रेंड्स, जो डेप्यूटी मिनिस्टर या फिर उप मंत्री होते हैं वो रैंक 3 मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, यानी कि ये श्रेणी में तीसरे नंबर के मंत्री होते हैं, रैंक 3 मिनिस्टर होते हैं। इसलिए इनका जो पद है वो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों से ही कम महत्वपूर्ण, दोनों से ही कम शक्तिशाली होता है। ओके, तो डेप्यूटी मिनिस्टर्स यानी कि उप मंत्री जो हैं वो रैंक 3 यानी कि तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। अब फ्रेंड्स, चूंकि डेप्यूटी मिनिस्टर्स या फिर उप मंत्री रैंक 3 के मिनिस्टर्स हैं, इसलिए इन्हें किसी भी मंत्रालय का पूरा प्रभार यानी कि फुल चार्ज कभी भी नहीं दिया जाता। किसी भी मंत्रालय का, किसी भी मिनिस्ट्री का स्वतंत्र प्रभार इनको नहीं दिया जाता। तो इनका काम क्या है? इनका काम है कि इन्हें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ओके, तो जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, इनकी मदद करनी है, इनको असिस्ट करना है। तो डेप्यूटी मिनिस्टर्स या उप मंत्री का कार्य क्या होता है कि वो कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की मदद करें, उनको उनके मंत्रालय चलाने में मदद करें, और इनको किसी भी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार कभी भी नहीं दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सिलेक्ट करें। नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और आप मेरे ब्लॉग से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।